यस। ओके, सो लास्ट टाइम हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देखा था करेक्टली, और उसको अप्लाई करने का जो तरीका है तो वो भी हमने ऑलरेडी देखा था। एक दो तीन एग्जांपल्स यूज करके हमने देखा था कि किस तरह से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया था जिसके अंदर yes, this was the first example we have taken here, in which the body was just thrown with a speed of 20 meter per second, and then it was just moving with that velocity, and its mass is given to be 1 kilogram, and 5 न्यूटन का एक रेजिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर काम करता हुआ पे दिख रहा है। और यहाँ पे हमने जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हियर इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो किया हुआ वर्क डन होता है, तो वो निकालने के लिए हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया, जो कहता है हमको जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट है। एंड इससे हमको यहाँ पे माइनस ऑफ एफ इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और इसमें जो इनिशियल स्पीड जो है वो तो 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था, तो इसलिए यू के बदले हमको 20 मीटर पर सेकेंड डालना था, लेकिन फाइनल स्पीड वाज गिवन टू बी 0 बिकॉज द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस हियर, and that's why we have taken this final speed as 0 and initial speed as 20, and from this only we have to get the expression for displacement। तो ये डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो इसमें से हमको मिल गया, और इसको सॉल्व करके हमको डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाता है आराम से। but already we have just seen the another form of the work energy principle, if you remember। दूसरा एक फॉर्म हमने देखा था ऑलरेडी, देखो यहाँ पे ये वाला, जिसके बारे में बताया था कि if you have the non-conservative force, then the total if you have a conservative force, then the total work done will actually be equal to by the conservative force becomes the negative change in potential energy, and this negative change in potential energy can be transferred in that side so that it becomes positive, and this delta U becomes positive in this case here, and delta U means change in potential energy, which happens to be actually the final potential energy minus initial potential energy। But as we can see here that the final kinetic energy plus initial kinetic energy actually becomes the final total energy, and final initial kinetic energy plus final initial potential energy becomes actually the initial total energy, and hence the difference of these two is actually going to be the hello हाँ यस। सो दिस इज द कंजर्वेशन। तो इसमें होता क्या है ना कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो वो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी में जमा नहीं होता है, इसलिए वट एवर वर्क इज डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल अपीयर एज अ टोटल चेंज इन द टोटल एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज द चेंज इन टोटल एनर्जी, वी कैन से इट विल बी द टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी। तो ये जो फॉर्म है वो यूज कर सकते हैं आराम से, but as there is no conservative force acting in this case here, ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, इस फर्स्ट वाला एग्जांपल के अंदर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला जो है डब्ल्यू एन इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, ये अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किया भी तो भी क्या मिलेगा हमको, यही मिलेगा, क्योंकि टोटल फाइनल एनर्जी is same as the total kinetic energy, final kinetic energy, and total initial energy is nothing but the total initial kinetic energy, because potential energy तो है ही नहीं इस केस में। लेकिन हाँ, इस केस में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये 2 किलोग्राम मास वाला बॉडी अगर यहाँ से रिलीज कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से यहाँ पे नीचे की तरफ थ्रो किया, तो ऐसे हालत में वो यहाँ पे जाने के बाद, नीचे जाने के बाद कितना वेलोसिटी वो गेन करेगा, तो वो निकालने के लिए हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज किया। और ये तुमने देखा होगा किस तरह से हमने इसको यूज किया, बराबर। इसमें डब्ल्यू सी मतलब यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस डब्ल्यू एन दैट इज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, नो डाउट। तो ये हमने इस तरह से यूज किया, और इसके अंदर हमने ऑलरेडी देखा कि
किस तरह से ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जा सकता है। बट यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल फिर से क्यों खोला, क्योंकि मुझे ये अभी एक्सप्लेन करना है कि जो दूसरा फॉर्म हमारा है, जो कि हमको पता है ऑलरेडी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी। मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये हमको यहाँ पे एम्फेसाइज करना है। तो उसके लिए अभी देखो यहाँ पे द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग हियर, इट इज ऑफ 5 न्यूटन। करेक्ट है, 5 न्यूटन का एक फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे काम कर रहा है, जो कि ऊपर के डायरेक्शन में मतलब इस तरफ काम कर रहा है, जो कि इस डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे 5 न्यूटन इज द frictional force or non-conservative force, and which should be multiplied with this 5 Newton should be multiplied with the displacement so as to find out the work done. Displacement कितना है देखो यहाँ पे, ये 30 मीटर का displacement है इधर, तो इसलिए वो 30 मीटर यहाँ पे डाल देंगे। But already we know that this work done by non-conservative force is always negative, so minus sign will be associated with this here. And total final kinetic total final energy is nothing but the total final potential energy plus final kinetic energy. Okay, ये याद रखो ठीक से। माइनस यहाँ पे फिर से एक बार टोटल इनिशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, याद रखो, टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो वी हैव गॉट दिस एज अ 1 minus of 150 नो डाउट, which is going to be equal to what is the final potential energy, can you see? जब ये यहाँ पे आ जाता है, इस लेवल पे आ जाता है, तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, तो इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा उसका 0, नो डाउट। So here it is the 0, that is the potential energy, final potential energy. And what is the final kinetic energy? If v is going to be the velocity at this lowest point, then it will have the kinetic energy which is given by half mv square, where m is given to be 2 kilogram, and also v is to be found out. So इसलिए यहाँ पे वो half mv square as it is आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकेंगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे जब वो था, इस लेवल पे जब वो था, तो उस समय उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी था वो हमको ढूंढ के निकालना है। तो उसके लिए mgh हमको यूज करना पड़ेगा सिंपली। सो दिस इज गोइंग टू बी mgh, एंड दिस इज टू बी एडेड विथ the half mu square. We can see the u is going to be 20 meter per second, that is the initial velocity, and hence we can just get this as half m into u square. We are going to be the total initial kinetic energy or initial kinetic energy, no doubt. And this will be actually then will become equal to 1 minus of 150 is equal to 0 plus half mv square becomes half mv square only, which is going to be half of 2 into v square, which v square is to be found out, minus here mgh, m is going to be 2 into g is 10 and h is this 24, we can see it here, ये 24 मतलब h है, तो इसलिए वो 24 यहाँ पे डाल देंगे, और फिर प्लस हाफ mu square मतलब ही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वी कैन फाइंड आउट, सो व्हिच इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ 2 into ये h u का स्क्वायर, u मतलब 200 है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर क्या बनता है 400, नो डाउट। सो दिस विल बी एक्चुअली द फाइनली, so we can just solve this as minus of 150, which is equal to ये 2 cancel and v square will be left as it is, minus in the bracket we can get this as 240, right, 240, and here it will be plus ये 2 cancel हो जाएगा वापस, और ये 400 बचेगा बस खत्म, and hence we can just find out this as 640, correct है, so this will actually become 640, and that will be transferred in that side. Wait, अच्छा हाँ, ये 240 नहीं, ये एक्चुअली 480 बनने वाला है, करेक्ट। ये जो mgh का जो वैल्यू है वो 2 into 10 into 4 will become actually 480 here. So this is 480 and plus here it is going to be 400 simply, correct है? And then we can just be able to solve this and get this as minus 150 is equal to v square minus, what is this, it's going to be 880, okay, so 880, if we just transfer it this side,
then we can be able to get this 880 minus 150, so that it becomes actually 880 minus 150, which comes out to be same as 530, and this v square is 530, so v must be equal to root of 530 once again by the another method. ये जो दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया, जिसको हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैपेंस टू बी द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये यूज करके भी हमको वही आंसर मिल रहा है। चलो ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो वो भी हमने यहाँ पे किया था ऑलरेडी, इसको भी हम दूसरे फॉर्म से करके देखेंगे एक बार। ठीक है, देखो ठीक से हमने ऑलरेडी यहाँ पे अभी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला यूज करके किया। ठीक है, बट इसका ही दूसरा एक फॉर्म जो हमारे पास है ऑलरेडी, जो कहता है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द change in the total energy, that is the final total energy minus initial total energy। तो ये भी अगर करेंगे तभी भी देखो क्या होगा, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कितना, क्योंकि देखो यहाँ पे एफ वी इतना फोर्स, विस्कस फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और बॉडी 200 मीटर डिस्टेंस से नीचे मूव करता है, तो इसलिए फिर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी एक्चुअली इक्वल टू एफ वी इनटू 200, नो डाउट, एंड दैट इज आल्सो नेगेटिव जस्ट बिकॉज दिस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, so that is going to be actually equal to total final energy। अब देखो फाइनल एनर्जी मतलब क्या है, जब यहाँ पे वो बॉडी होता है तो इस समय फाइनल एनर्जी कितना आएगा, उसका फाइनल टोटल एनर्जी कितना आएगा, तो टोटल एनर्जी का मतलब ये होता है इट इज गोइंग टू बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, नो डाउट। so that is we have to understand, and plus minus here it is the total initial energy which is actually going to be the total initial potential energy plus initial kinetic energy, करेक्ट है। तो ये हमको समझना है। अभी इसमें हम देख सकते हैं कि माइनस ऑफ एफ बी इंटू 200 is kept as it is, no doubt, which is going to be actually equal to the total initial final energy। total final energy मतलब अभी यहाँ पे ये देखो, ये बॉडी जो है वो पहले यहाँ पे था, मतलब ये इनिशियल पोजीशन हो गया उसका, इनिशियल ये है, हाईएस्ट पॉइंट इज द इनिशियल वन, and this is going to be the final state of the body, करेक्ट है। तो इनिशियली उसके पास कौन सी एनर्जीज है बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है उसके पास mgh के बराबर, राइट, तो इसलिए फिर पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख देंगे यहाँ पे mgh, नो डाउट, प्लस यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे तो हमने जस्ट छोड़ा ना उसको, तो इसलिए छोड़ने से उसका जो वेलोसिटी है वो तो जीरो रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहेगा, तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो, नो डाउट, माइनस हियर इट इज गोइंग टू बी, अभी जब ये फाइनल में आता है तो फाइनल पोजीशन पे अगर देखते हो ठीक से, तो यहाँ पे मतलब नीचे वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है क्या कुछ भी, बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो हियर बिकॉज इट इज एट द लोएस्ट पॉइंट हियर, एट द लोएस्ट पॉइंट, and that's why its potential energy is going to be zero, but kinetic energy is going to be there because it's moving with the velocity 20 meter per second at this point here. So that's why its kinetic energy can be given by half of m into v square, correct है। तो ये हमको मिलेगा उसका total initial kinetic energy, sorry final, हाँ initial kinetic energy, sorry ये initial है ना और ये final है, अच्छा उल्टा हो गया, just wait, देखो यहाँ पे यूएफ का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज गोइंग टू बी जीरो, फाइनल मतलब ये लोएस्ट पॉइंट वाला, तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा क्योंकि हाइट जीरो हो गया, तो दिस इज जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इट इज गोइंग टू बी हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज गोइंग टू बी 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस हियर इट इज यूआई मतलब क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी एमजीएच, because initially it was having the potential energy that is mgh and the kinetic energy was zero at the initially, तो ये स्टार्टिंग में उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो था एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये समझा ठीक से, एक भी अगर स्टेप नहीं समझा तो पूछो जरूर, बिल्कुल। हाँ yes, so this is going to be the total energy final and this is actually the total energy initial, right, and then we can just be able to find this out, the minus of 200 fb, इसको हम लिख सकते हैं minus 200 fb is equal to यहाँ पे half of 0 plus half mv square मतलब half mv square only
but this half mv square will actually be, m is nothing but 250, that means it will be 0.25, correct है, and v is going to be फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 20 का स्क्वायर मतलब 400 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे mgh plus 0 comes out to be mgh only, no doubt, but m is going to be 0.25 again, so this is 0.25, and g is obviously 10 here, so g is going to be 10, and h is already 200, correct है, so this is 200 here, and hence we can just get this simplified further as minus 200 fv, which is equal to, here it will be 2 ones are, and this will be 2 200s are, right? So what is this 200 into 0.25? तो हमको मिलता है 25 into 2 मतलब 50, simply this is 50, and minus here we can see 0.25 into 200 is again 50, but that is multiplied by 10, so it becomes 500, and hence we can just get this as 500 here, correct है। तो अभी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे आगे, तो minus 200 fv becomes actually equal to minus of 450, okay, minus minus sign gets cancelled, and what we are left with is simply fb is equal to 450 upon 200, which happens to be actually 4.5 upon 2, which is going to be 2.25 Newton, which we have already obtained it in the last lecture, if you remember, okay. So this is the use of work energy principle in solving the number of sums in this way. The work energy principle can be used in two ways. One is this, that is the total work done by conservative force plus work done by non-conservative force happens to be the total change in kinetic energy, okay. This is the most general form, but in case of the conservative forces, the work done by conservative force becomes actually the negative change in potential energy, and that is when transferred in that side it becomes positive, and hence we can just say that this work done by non-conservative force happens to be actually the total change in the total energy, okay, the change in total energy। ये इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, now let us move to the next topic in this chapter, that is about the free body diagram. Write down the heading. Okay, we are going to discuss now about the free body diagram and the use of this free body diagram and the technique to solve the sums using this free body diagram, and how to apply the Newton's law of motion, second law of motion on the bodies. Okay, चलो एक सिंपल सा सिचुएशन ले लेते हैं। मान लो कि एक ब्लॉक है, देखो ठीक से, अब ये एक ब्लॉक, इसके साथ अटैच किया हुआ दूसरा एक ब्लॉक, और इसके साथ अटैच किया हुआ है तीसरा ब्लॉक, ये देखो इस तरह से, okay, and all these blocks are suppose kept on the same surface like this। ये तीनों ब्लॉक्स जो है वो एक ही सरफेस पे रखे हुए हैं, और वो स्मूथ सरफेस है, डोंट वरी अबाउट दैट, don't worry about the friction actually, so friction is not already going to be there। So and suppose that a force F is applied on this block in this direction, okay, F इतना फोर्स हमने इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया, ये सपोज फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है उसका मास मान लेते हैं m1, okay, m1, एंड सेकेंड ब्लॉक जो है उसका मास हम मान सकते हैं m2 चलेगा, एंड थर्ड ब्लॉक जो है उसका मास मान लेते हैं m3, okay। Now just see here, when the force F is applied on this whole body, the first mass m1 here, because of that some tension will be created in this string which is connecting this first and second block here, correct है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है, उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन यहाँ पे जमा हो जाएगा, टेंशन यहाँ पे क्रिएट होगा, so that tension will try to pull this first block in the backward direction, correct है, we can call it as T1, okay, T1 is the force acting on the first block due to the string in the backward direction, but the same tension will just pull this second block in the forward direction, we can also call it as T1 only, उसको भी हम T1 ही बोल सकते हैं, T1। what is T1 here?
T1 is the tension in the string which is connecting this first and second block. Okay, so this is the first block and this is the second block, and both are connected by this string which is here. So the tension produced in that string will be considered as T1. That T1 will pull the first block in the backward direction, in this direction, and this same tension T1 will pull the second block in the forward direction. Because of that, this forward block, this second block will also start moving in the forward direction. Okay, but at the same time, this string connecting this second and third block here will also get active, and it will also bear some tension in it. So ये second और third block के बीच में जो string दिख रहा है यहाँ पे, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ tension produce होगा. तो वो tension जो है उसको मान लेते हैं T2, चलेगा ना T2. So that T2 will just pull this first block, second block in the backward direction with a force T2, we can say, and at the same time, the third block will again be pulled in the forward direction by the same tension, that is T2, we can say. So T2 is the force acting on third and second block, and the force acting T2 acting on second block is in the backward direction, which will oppose its motion. But at the same time, the T2 acting on the third block will just be in the forward direction, and it will just accelerate its motion. Okay. Now, because of this whole thing, and the string is inextensible. यहाँ पे एक बात याद रखो कि string जो है वो inextensible है, उसका extension नहीं हो सकता है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि the net force acting on the first block will produce the acceleration, and the second block and third block. The whole system will just move forward with a constant acceleration that is given by A, we can say. So suppose this is the acceleration of the whole system, which is given by A here. Okay, A is going to be the acceleration of the whole system. पूरा system जो है वो इस direction में, forward direction में accelerate हो रहा है. ठीक है, तो अभी अगर suppose हम ये first वाला जो portion है, ये first block वाला जो portion है, इतना ही portion अगर हम suppose थोड़ा सा ये करेंगे, visualize करेंगे, उसके ऊपर अगर हम suppose 1-2 मिनट के लिए अगर yes, if you just imagine to apply the Newton's first law on the this portion only. देखो ठीक से, ये जो first block है इसके ऊपर हमको सिर्फ Newton's first law apply करना है. चलेगा? कैसे कर सकते हैं बताओ? So if we just try to apply the Newton's first law on the first block here, only first block. So if we just take it apart, 2 मिनट के लिए इवेंटली अगर उसको सेपरेट कर दो, थोड़े समय के लिए अगर उसको अलग से समझ लो, तो उसके ऊपर देखो एक तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में F इतना फोर्स लग रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर T1 इतना फोर्स लग रहा है. और हमारा न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? What the Newton's second law tells us? It tells us simply that the force is equal to mass into acceleration. But actually we have to know here that the net force is actually is equal to the mass into acceleration. Net force, remember. So if we just apply it in the first body, तो फर्स्ट बॉडी के ऊपर अगर हमने न्यूटन सेकंड लॉ अगर अप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा? देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कहता है F net, मतलब नेट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, सो यहाँ पे F net मतलब क्या होगा? F net मींस देखो ये F लेफ्ट डायरेक्शन में, ये सॉरी राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये T1 जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है. सो F कैन बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. This force can be considered as positive, and T1 as compared to that will be considered as negative, and hence we can just consider that the net force acting on the first block here is going to be F minus T1. Correct hai? So this is the net force acting on the first block, which has to be equal to mass of that block, that is m1 again, into A, which is the acceleration of the whole system, which is for valid for all the three objects. ये तीनों ब्लॉक्स जो है वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ आगे एक्सेलरेट हो रहे हैं, इसलिए एक्सेलरेशन विल नॉट बी डिफरेंट, एक्सेलरेशन विल बी सेम ओनली फॉर ऑल these three blocks, and that's why we can just get the first equation here, that is F minus T1 is equal to m1A. We can just give it as equation number 1. Okay, now if we just focus on the second block only, just focus on the second block here. Okay, just forget about the first block now and just focus on the second block here only.
तो सेकेंड ब्लॉक का जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो हम यहाँ से यहाँ तक दिखा सकते हैं इस तरह से, ये देखो, ठीक है। अभी इस सेकेंड ब्लॉक के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ठीक से, तो क्या पता चलता है हमको कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सेकेंड ब्लॉक हियर, कैन यू लिस्ट इट आउट? They are T1, which is in the forward direction, and T2 is going to be in the backward direction. So T1 has to be taken as positive in this case, and T2 is be taken as negative. And that's why the total net force, if we just apply the Newton's second law on this second body here, okay, Newton's second law is to be applied on second body. ओके अगर सेकंड बॉडी के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो नेट फोर्स कितना मिलेगा इसके ऊपर, T1 which is on the right minus T2 which is on the left, and that's why it's considered as negative. And this is going to be the net force, which has to be equal to mass into acceleration. But what is the mass of this second body? It's going to be m2, right? So here it will be m2 into a, where a is going to be the acceleration, which is actually common to the whole system. And that's why we can just get this as equation number 2. And in the same way here, we can just apply the Newton's second law of motion on this third body also. Just let us try to apply the Newton's second law of motion on this third body here. Yes. Okay, so if we just try to apply the Newton's third law, Newton's second law on this third body here, third body का देखो ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. ओके, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर अगर केयरफुली देखो ठीक से, तो क्या पता चलता है कि इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, फिर से हम वही बात यूज करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ इज टू बी अप्लाइड ऑन द थर्ड बॉडी इन दिस केस नाउ. ओके, so if we apply that, then we can just get that there is only one force acting on this third body, and that is T2, which is towards right. So it's to get going to be positive. Okay, so that is going to be positive. And if we just consider this as the net force will be T2 only, which has to be equal to the mass into acceleration. लेकिन mass किसका, third body का, जो कि यहाँ पे m3 के बराबर बन रहा है, m3, और that is multiplied with a, that is acceleration. This will be given as equation number 3 in this case here. तो देखो यहाँ पे we have got 3 equations. The first one tells us that this F minus T1 is equal to m1a. The second equation tells us simply that T1 minus T2 is going to be equal to m2a. And the third one tells us that T2 minus T2 is equal to m3a. That's it. If we just try to solve these 3 equations here, then put the value of this T2 is equal to m3 into a here in the equation number 2 and see what happens. तो ये T2 का वैल्यू अगर यहाँ पे हम डाल देंगे इस इक्वेशन के अंदर, 2 वाले इक्वेशन के अंदर, तो देखो क्या होता है. तो देखो 2 इक्वेशन क्या है हमारा, T1 minus T2 is equal to m2a है, करेक्ट है. अब यहाँ पे अगर T2 के बदले हम ये m2a डाल देंगे, m3a डाल देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा T1 minus m3 into a becomes equal to m2 into a, right? So that we can get this T1 is equal to m2 into a plus m3 into a, correct है. So that a can be taken common, and what we are getting here is T1 to be simply equal to m2 plus m3 into a, correct है. So this is the value of T1 we have to find out. And now if we just put this value of T1, ये जो T1 का वैल्यू हमको मिला है जो कि m2 plus m3 into a है. So if we put this value in the equation number 1 now, so see what happens here. तो equation number 1 क्या है हमारा, देखो equation number 1 है f minus T1 is equal to m1a है, करेक्ट है. ये हमारा equation number 1 है. इसके अंदर अगर हमने T1 के बदले ये डाल दिया वैल्यू, तो देखो क्या होगा, f minus this whole thing that is in bracket m2 plus m3 into a is going to be equal to m1 into a. So if we just take this whole term in that side, then it will become positive, and hence you can just be able to get this as f is equal to m1a plus this whole thing transferred that side and becomes positive, so it becomes m2 plus m3 into a, correct है. So that if we just take a common from this whole bracket on the left side,
then we can be able to get that this will be m1 plus m2 plus m3 into a, correct hai? And this is the final equation which we want to prove here, and hence from this only we can just get the acceleration a of the whole system to be simply equal to the force F upon the masses, sum of all the masses m1 plus m2 plus m3, correct hai? So in this way we can just get the acceleration of this whole system to be simply equal to F upon m1 plus m2 plus m3 in this way. So this is going to be there, and चलो ठीक है, acceleration जो है वो हमको F upon m1 plus m2 plus m3 भी मिल गया, और at the same time हमको यहाँ पे t1 का भी वैल्यू मिल गया. देखो t1 which is going to be, अब देखो t1 का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या किया, इस t1 के पीछे कितना मास है देख रहे हैं, देखो एक बार चेक करो ठीक से. What is the mass behind this t1 here? तो t1 के पीछे जो टोटल मास है तो वो हमको कैलकुलेट करना है. See here, t1 के पीछे कितना मास है, तो वो टोटल मास हमको ने कैलकुलेट किया, दैट इज m1 प्लस m2, वो एक ब्रैकेट में रख दिया और उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, बस खत्म. एंड दैट इज गोइंग टू बी t1, नो डाउट. इन द सेम वे, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द t2, देखो t2 कैसे निकाला हमने, ये देखो इधर ये t2 का वैल्यू है, तो t2 फाइंड करने के लिए हमने m3 इंटू a किया. तो फिर से वही लॉजिक, देखो t2 जो है, t2 के पीछे कितना मास है, m3 इतना मास है, that is to be taken here in the bracket and should be multiplied with acceleration, and that's all. That will be actually the final answer in this way. तो ये अगर कंसेप्ट आपको समझा है, देखो और एक बात ये भी समझो कि acceleration is always equal to the net force upon the total mass of the whole system combined together, correct है? The net force is acting here in the numerator, and the total mass of the whole system combined together is going to be appear in the denominator. That will be the acceleration. So in general, we can just create a simple formula for acceleration. So in any case, the acceleration is always equal to the net force, or you can say it as a net pulling force. Okay, the other way say net pulling force, and that is to be divided by the net mass being pulled. Okay, net mass that is being pulled, मतलब जितना भी मास पुल किया जा रहा है वो मास हमको डिनोमिनेटर में रखना है, और जो नेट फोर्स उसको पुल कर रहा है वो हमको न्यूमरेटर में रखना है. This is the simple formula to obtain the acceleration. This is the shortcut method to obtain the acceleration, remember, which can be used in many formulas directly. So we will not have to do all these things again and again. Then ये सब जो इक्वेशंस हमने बनाए हैं ऑलरेडी, तो ये सब कोई जरूरत नहीं होगी बार बार बनाने की, but we can just use this formula directly for finding the acceleration. And once we get acceleration, we can just get the tension in each of the string by just considering the mass behind that string multiplied by that acceleration, where acceleration is found out by this formula. That's it. So अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखेंगे. अगर ये पूरा आपको समझा है, I hope all of you have understood all these things. अगर उसमें कुछ डाउट है तो पहले पूछो, अदरवाइज फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. Have you understood each and every step? Just make sure. If you are not, just point out and I will just explain it again. Okay, no doubt. So let us see one situation. सपोज अभी मैं एक सिचुएशन देता हूँ तुमको कि अगर मान लो एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर अभी 4 मासेस रखे हुए हैं. देखो ठीक से, 4 masses are kept and they are connected to each other with the help of some strings like this. Okay, and the first mass is of 2 kilogram, the second mass is of 3 kilogram, the third one is of 5 kilogram, and the fourth one suppose is going to be of 8 kilogram. Okay, ये सभी masses है, and suppose that now force of 90 Newton is applied on this whole system.
Okay, so find the acceleration. That is the first question. The second is find the tension in the string connecting the first and second mass. That is T1, we can say. Find the tension in the string connecting the second and third mass. And also, we have to find out the tension in the string connecting third and fourth mass. Finally, sorry. Okay, just put it in the chat box first. All the values. T1, T2, T3, and A. First of all, find out A. Orally karo. What is the value of A? Can you find out? See, what is our normal formula? Yes, very good, Kashish. We have formula. Acceleration is always equal to the net force upon net total mass, right? Net pulling force upon total mass that is being pulled. So here net pulling force is going to be 90 Newton, right? And what is the total mass being pulled here? It's going to be, ये देखो, ये total करो इनका 8 plus 5 plus 3 plus 2 सबको ऐड करो फटाफट. How much it comes out to be is, it becomes 18. Check, right? 18. So if we just divide this 90 by 18, that we are going to get this as a 5 meter per second square, no doubt. And now we have to use the second technique here. That is the tension in any string, that is T1, is going to be equal to the mass behind the string. Okay, mass behind the string. मतलब जितना भी mass उस string के behind मतलब होगा, and that is to be multiplied with the acceleration. That's it. You have to see. So अभी देखो T1 निकालने के लिए क्या करना है? T1 निकालने के लिए हमको ये सोचना है कि इस T1 जिस स्ट्रिंग के अंदर मास है उस स्ट्रिंग के पीछे कितना मास लटक रहा है. देखो ठीक से. How much is the total mass behind this string? We can just add these up. 8, 5 plus 3, which adds up to 16. Correct? है? So this is going to be 16 here. So 16 multiplied by acceleration. How much is the acceleration? Is 5. So if we just multiply this 5 here by 16, then we can be able to get the value of T1 as a final, which is going to be actually 80 Newton. Check. T1 is obtained to be 80 Newton. Do you agree with this? Yes, very good, Athar. Very good, Kashish. Okay, T1 is going to be 80 Newton. Okay. And in the same way, we can just find out the T2 and T3 also. So T2 के लिए क्या करना है हमको? Again, we have to consider the mass behind the string. अभी T2 string किधर दिख रहा है? ये देखो, ये T2 वाला string जो है, उसके पीछे कितना मास लटक रहा है? तो हमको ये सिर्फ 8 और 5 ही ऐड करना है, बस 8 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आता है? 13 आता है. And this 13 has to be multiplied by 5, and we can get this as 65 Newton. That is the tension in the second string, we can say. That means the string connecting second and third mass like this. And in the same way here T3 तो बहुत easy है, क्योंकि T3 जो string है यहाँ पे, तो उसके पीछे कितना मास है? एक ही मास है, 8 किलोग्राम का, बस खत्म. So that 8 has to be multiplied by this 5 Newton, 5 meter per second square, and this 5 multiplied by 8 comes out to be 40 Newton. That's it. कितना easy है देखो. तो इस तरह से हमको ये सारे values निकालने आने चाहिए. बिल्कुल. यस, और एक क्वेश्चन लेके करके देखेंगे जो कि बिल्कुल सेम उसी टाइप का है. देखो ठीक से, जस्ट डू इट ऑन योर ओन. यस, ओनली द थिंग इज दैट इंस्टेड ऑफ दिस strings and strings here, there will be blocks. And ये सपोज फर्स्ट ब्लॉक है यहाँ पे जिसका मास m1 है. ओके, हियर इट इज द सेकेंड मास m2, and here it is the third mass. Which is m3 here. Okay, and suppose that we apply a force directly on m3. Okay, यहाँ पे एक force हम apply करते हैं. Yes, we are going to apply some force on this block. Okay, and suppose that m1 is going to be
like 20 kilogram. M2 is going to be 50 kilogram, and M3 is suppose 30 kilogram. And suppose the force of, yes, 500 Newton is acting on this whole system. First of all, find out the acceleration. Okay, वो तो बहुत इजी है, वो तुमको तुरंत मिल जाएगा, अभी 2 मिनट में ही मिल जाएगा. चेक करो एक बार. Yes, once again we have to do the same thing, that is acceleration is actually going to be the net force acting on the whole system upon the net mass being pulled, right? Okay, net force upon net mass. Yes, very good. 5 meter per second squared will be the acceleration, because we have that this 500 Newton is the force acting whole, and the total mass here is going to be 20 plus 50 plus 30, which happens to be actually 100, and hence 500 divided by 100 comes out to be 5, and that is in acceleration. Okay, चलो ठीक है, acceleration तो हमको मिल गया, no doubt. Can you find out the normal reaction between the surfaces in the first, second and third surface here? यहाँ पे जो normal reaction आएगा, क्योंकि इसको जब हम किक मारेंगे या पुश करेंगे, तो इसके इनर्शिया की वजह से ये इसके ऊपर एक कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, उसको हम N2 बोल सकते हैं. और सिमिलर नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्सर्टेड ऑन दिस M2 आल्सो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, उसको भी हम N2 ही बोलेंगे. और एट द सेम टाइम हियर, बिकॉज ऑफ दिस M2, this M1 will start moving in the backward direction, but because of that this M2 will exert some force, normal force on this M1, which you can call it as N1, and at the same time this will also exert the same force in the backward direction, that is also called as N1 here, no doubt. तो अभी इसमें चेक करो फिर से एक बार कि फिर से वही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है. देखो ठीक से, N2 कितना होगा बताओ? How can we get N2 here? तो N2 के लिए क्या करना है? टोटल मास बिहाइंड द N2. हेलो, हाँ हेलो, हाँ, यस करेक्ट. सो बेसिकली N2 जो है, तो N2 के लिए हमको क्या करना होगा? N2 के पीछे कितना मास लटक रहा है, तो 20 plus 50 हमको ऐड करना है. So this 20 plus 50 adds up to 70, and that is to be multiplied with acceleration, which is 5 here, so that we get this as 70 into 5. So it comes out to be 350, no doubt, Newton. And at the same time N1 can also be found out. अभी देखो N1 के पीछे कितना मास खींचा जा रहा है. हाँ, तो N1 के पीछे हमको सिर्फ एक ही मतलब एक ही मास को वो पुल कर रहा है, मतलब पुश कर रहा है. तो M1 मास को ही वो पुश कर रहा है, इसलिए 20 किलोग्राम का जो मास है वही उसके कंसीडर किया जाएगा. तो दिस 20 has to be multiplied with 5, that's it, and we get this 100 Newton to be the total force. Correct. Okay, so N2 and N1 इस तरह से हम निकाल सकते हैं आराम से. Okay, so this is the technique to solve these sums based on the free body diagram. This doesn't end here actually. There are many varieties of this technique to practice upon. तो ये बहुत सारा प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में जरूर करेंगे. ठीक है, तो जस्ट बी केयरफुल एंड जस्ट रिवाइज ऑल दीज थिंग्स which you have done today, so that we can just be prepared for the next techniques tomorrow. Okay, so thank you all of you, and we can just stop this lecture here. Okay.